प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, बट आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये कूलम्ब्स लॉ। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्योरी पार्ट तो नहीं आता, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, बट आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये कूलम्ब्स लॉ। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्योरी पार्ट तो नहीं आता, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस पार्ट के, लेकिन समझिए ये क्या होता है। सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा होगा कि दो चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। चार्जेस रिपल्सन फोर्स भी लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर और अट्रैक्शन फोर्स भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए, कूलम्ब ने अपने इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी किया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे। उन्होंने यूनिवर्सल लॉ में, जैसे आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट था कि जैसे दो बॉडीज हैं, जैसे कि दो बॉडीज हैं, ये बॉडी जिसका मास m1 है और ये बॉडी है जिसका मास m2 है। ये दो बॉडीज होती थी और अगर इन दोनों बॉडीज को कोई डिस्टेंस पर रखा जाए, स्पेस में कोई भी दो बॉडीज होती थी, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती थी। लेकिन ये दोनों पर फोर्स लगाती थी, ये दोनों जो फोर्स होते थे, मतलब ये दोनों बॉडी जो फोर्स लगाती थी, ये फोर्स हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता था और ये फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स होता था। तो जो फोर्स होता था दोनों बॉडीज के बीच में, वो डिपेंड करता था दोनों बॉडीज के मास पर, और फोर्स दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए कूलम्ब ने भी अपना एक लॉ बनाया जो कि चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, चार्ज वाले केस में दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। लेकिन ग्रेविटी वाले केस में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी बॉडी को आप अर्थ की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ हमेशा उसको अट्रैक्ट ही करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थ उसको रिपेल कर दे। लेकिन चार्जेस वाले केस में ऐसा नहीं होता। चार्जेस वाले केस में अगर प्लस प्लस है तो रिपेल भी हो जाएंगे, माइनस माइनस है रिपेल हो जाएंगे, और अगर प्लस माइनस है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अब सबसे पहली चीज कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है, कैसे फोर्स लगता है, इस सब को जानने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। देखिए, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए मैं कंसीडर करता हूँ दो चार्ज। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है ये Q2। ये दो चार्ज है, या ये कहेंगे एक सिस्टम है जो कि है AB, जो दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है और चार्जेस हैं Q1 और Q2। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। देखिए, जैसे Q1 और Q2 चार्ज को एक दूसरे के पास रखा जाएगा, दोनों चार्ज एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। देखिए, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, ये चीज़ डिपेंड करेगी चार्ज के नेचर के ऊपर। अगर मैं बात करूँ कि ये दोनों अगर प्लस हो, ये वाला भी प्लस हो और ये वाला भी प्लस हो, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सन होगा। और अगर ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो देखिए, जब दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में, क्या मैंने मान लिया कि दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा हुआ है, तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें तो मिलता है अपने पास में ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा जो कि C हो जाता है, होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
देखिए यहाँ पर जो सी है ये कांस्टेंट है, इसे कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। वेयर सी इज कूलम्ब कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्सपेरिमेंटिकली इसकी वैल्यू निकली 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। अब अगर इस वैल्यू को इसमें पुट करें तो फॉर्मूला बनता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। सबसे पहली चीज ये कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और ये टर्म होता क्या है। देखिए इस टर्म को मैं डिफाइन करता हूँ। ये जो एप्सिलॉन है इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं और ये जो होता है टर्म इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। वैसे देखा जाए तो इस टर्म को परमिटिविटी भी बोलते हैं। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। परमिटिविटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं तो वो चार्ज अपने चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और कितना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। उस क्षमता को, उसकी एबिलिटी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। देखिए जब हम लोग जब कभी भी कोई दो चार्जेस को कहीं पर भी रखते हैं तो वो एक मीडियम होता है। चाहे आप उसको एयर में रखिए, चाहे आप वैक्यूम में रखिए, चाहे आप किसी ऑयल में रखिए, वाटर में रखिए, कहीं पर भी आप रखिए, वो कोई ना कोई एक मीडियम होता है। और उस मीडियम में जब आप किसी चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, कितना फोर्स क्रिएट कर सकता है, इस एबिलिटी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। और इसकी प्रैक्टिकली वैल्यू जो होती है ई नॉट की एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। जब दो चार्जेस को अदर मीडियम्स में रखते हैं, जैसे हम लोग रखते हैं दो चार्जेस को वाटर में रखते हैं, किसी मेटल के ऊपर रखते हैं, अगर इधर रखा जाता है तो हम लोग एप्सिलॉन का यूज़ करेंगे। और अगर चार्ज को वैक्यूम में या एयर में रखते हैं तो हमेशा इस वाले टर्म का यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। देखिए ये कूलम्ब लॉ है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा इसको राइट करता हूँ। देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक नया टॉपिक जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि जब दो चार्जेस को रखा जाता है एक दूसरे के पास में, दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगाते हैं, वो डिपेंड करता है कि फोर्स किस नेचर का है, रिपल्सिव है या अट्रैक्शन, वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर के ऊपर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक में कि अगर दो चार्जेस को एक दूसरे के पास रखते हैं तो वो चार्जेस जब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए उस मतलब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। देखिए मैंने दो चार्ज लिए, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। ये वाला जो चार्ज है इसकी ओरिजिन से पोजीशन R1 है और इस वाले चार्ज की ओरिजिन से पोजीशन R2 है। देखिए ये हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम है AB जो दो चार्जेस से मिलकर बना है Q1 और Q2 से, जिसमें Q1 चार्ज जो है वो ओरिजिन से R1 पोजीशन पर है और Q2 चार्ज ओरिजिन से R2 पोजीशन पर है। अब देखिए Q1 चार्ज Q2 पर एक फोर्स क्रिएट करता है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी जो कि F21, यानी सेकेंड पर फोर्स अप्लाई हुआ पहले की वजह से F21 का मतलब। Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि F12 होगा। 12 का मतलब फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अगर हम लोग बात करेंगे Q2 से Q1 की
तो डिस्टेंस अपनी R21 हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करेंगे Q1 से Q2 की तो डिस्टेंस हो जाएगी R12। देखिए सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन बाय Q1 पर चार्ज Q2 की वजह से, ठीक है, Q1 पर फोर्स Q2 की वजह से, ठीक है, F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए Q1 पर फोर्स लगा Q2 की वजह से, यानी कि Q2 से लेकर Q1 के डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर हम लोग R21 लेंगे, R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। अभी कंफ्यूजन होगी कुछ स्टूडेंट्स को कि कैट क्यों आया, R21 कैट क्यों आया। देखिए जब हम लोग कभी भी किसी भी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग को ये बताना जरूरी होता है कि एक बॉडी दूसरे पर जब फोर्स लगाती है तो कितना पर यूनिट डिस्टेंस पर फोर्स लगा। इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग हमेशा यूनिट वेक्टर लगाते हैं। इसी टाइप से जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा Q1 पर Q2 की वजह से, तो हमने बताया कि Q2 ने Q1 पर R21 वेक्टर एक पोजीशन में उस पर यूनिट डिस्टेंस पर फोर्स क्रिएट किया। उसको बताने के लिए ये फॉर्मूला बना। अब देखिए एक फॉर्मूला पड़ा हुआ यूनिट वेक्टर का, R21 क्या होता है, R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर। ये वैल्यू हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपॉन R21, यानी F12 वेक्टर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया फोर्स का, यानी कि ये बॉडी है, ये Q2 चार्ज ने Q1 पर इतना फोर्स क्रिएट किया। अब देखिए उस बॉक्स में इसकी वैल्यू भी निकाली हुई है, R21 की वो निकाल देता हूँ। R21 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी R1 माइनस R2, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4π R2 माइनस R1 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब R2 माइनस R1। सिमिलरली हम लोग जब निकालते हैं, सिमिलरली दूसरे के लिए जब निकालेंगे तो होगा फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q2 चार्ज Q1 विल बी, यहाँ पर आएगा F21 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 नोट कर लीजिए। हाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो अगर चार्ज प्लस प्लस है तो भी उनके बीच में लगने वाली जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, और अगर चार्ज प्लस माइनस है तो भी दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो डायरेक्शन होगी, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। और जब भी अपोजिट चार्ज वाला केस आता है, अपोजिट फोर्स वाला केस आता है, तो हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ में भी यही होता था, एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इसी टाइप से क्या है, जैसे ये दो चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है। Q1 वाला Q2 पर फोर्स लगाता है, Q2 वाला Q1 पर फोर्स लगाता है। अगर नेचर सेम मान लिए जाए, अगर ये भी प्लस मान लिया जाए, ये भी प्लस मान लिया जाए, तो इनकी डायरेक्शन देखिए अपोजिट हो जाएगी। लेकिन
लेकिन अगर प्लस इधर मान लिया जाए, इधर माइनस मान लिया जाए तो डायरेक्शन भी अपोजिट होगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन दोनों तरफ अपोजिट है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स सेम होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ये गुलाम का वेक्टर फॉर्म।